अपने चश्मे को रुमाल से साफ करने के बाद टेलीविज़न के साउंड को भी बढ़ा दिया था उसने। पर जब इतने से भी तसल्ली ना हुई तो अपनी कुर्सी को खींचकर टेलीविज़न के बिल्कुल नज़दीक सरक आया था वो। जैसे अचानक ही अपने देखने सुनने की क्षमता पर से उसका यकीन खत्म हो गया हो। हालांकि उम्र के इस दहलीज पर देखने सुनने की ताकत थोड़ी कम जरूर हो जाती है, यादें भी धुंधली पड़ जाती हैं, पर इतनी भी नहीं कि उसे वो पहचान ही ना पाता। इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर वो जो कुछ भी देख सुन रहा था शायद उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर निहारिका, हाँ निहारिका, हाँ बिल्कुल, इस टीवी एंकर ने अभी अभी यही नाम पुकारा है। लेकिन वो तो उस प्लेन क्रैश में। सहसा उसकी आंखों में आंसू आ गए। खबर तो उसे यही मिली थी कि अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाली वो प्लेन जिसमें डॉक्टर निहारिका भी सवार थी क्रैश हो गई। डॉक्टर निहारिका, जिसे वो अब तक मरा हुआ समझ रहा था, अचानक उसे टीवी स्क्रीन पर देख वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर निहारिका सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें हिमाचल प्रदेश के छोटे से छोटे गांव कस्बे के लोग अपने मसीहा के रूप में पहचानते हैं। आज का हमारा ये कार्यक्रम जीना इसे ही कहते हैं में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हमारी आज की मेहमान डॉक्टर निहारिका से। डॉक्टर निहारिका, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। हल्के रंग की साड़ी में बेहद संभ्रांत दिखने वाली अधेड़ उम्र की एक महिला को टीवी एंकर डॉक्टर निहारिका कहकर संबोधित कर रही थी। टीवी कार्यक्रम में निहारिका के द्वारा बोले जा रहे एक एक शब्द उसके मन को बेचैन कर रहे थे। सालों से शांत पड़े सरोवर में जैसे किसी ने कंकड़ फेंक दिया हो, जिसमें से उठती हुई तरंगें उसे पीछे, बहुत पीछे धकेल रही थी, जिसका केंद्र उसका अतीत था। यादों के पन्ने एक बार पलटे तो पलटते चले गए, साथ ही जीवंत हो उठे उन पन्नों में अंकित वे चित्र जिस पर वक्त ने अपने पहियों की धूल डाल दी थी। यादों की आंधियां चली तो वो किसी पेड़ से गिरे पत्ते की भांति यहाँ से वहाँ अतीत की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में भटकने को मजबूर हो गया। देवदार के पत्तों से ढके हुए रास्तों से होता हुआ वो रोहतांग, लेह, मनाली जा पहुंचा था, जहां प्रकृति इस वक्त खुद को चांदी के आभूषणों से सुसज्जित किए हुए थी। प्रकृति की इस सुंदर आभा को पहाड़ों की ओट से छिपकर सूरज भी चुपके निहार रहा था और उस पर मोहित होकर स्वर्ण लुटा रहा था। जहां भी नजर जाती सभी ओर बर्फ ही बर्फ। उन पर पड़ती सूरज की किरणें एक अलग ही दृश्य उपस्थित कर रही थी। प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य पर मुग्ध होता हुआ वो अपने ही विचारों में खोया हुआ था कि आवाज आई, गाड़ी अभी आगे नहीं जा सकेगी, आगे का रास्ता बंद है, रास्ता खुलने में कुछ घंटे लग सकते हैं। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी का इंजन बंद कर दिया। उसने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। गाड़ियों की एक लंबी कतार खड़ी थी। सभी रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे थे। लड़कियों का एक दल आगे खड़ी बस से उतरकर उछल कूद मचाते हुए एक दूसरे पर बर्फ का गोला फेंक रही थी। कुछ देर तक तो वो गाड़ी में ही बैठा बाहर के दृश्यों को निहारता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो भी गाड़ी से उतरकर बाहर निकल आया था, वहाँ के दृश्यों को अपनी आंखों में कैद करने के लिए। बाहर काफ़ी ठंड थी, इतनी कि पेड़, पहाड़, पौधे सभी सफ़ेद चादरों में दुबके हुए थे। लेकिन इतनी ठंड में भी वहाँ के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ हर कोई उठाना चाहता था। ओए माँ, मर गई! किसी के चीखने की तेज आवाज़ पर वो मुड़कर देखता है। तस्वीर खींच रही एक लड़की का पैर बर्फ में फिसल गया था। वो लड़की एक हाथ से कैमरे को थामे बर्फ में फिसलती हुई सहारे के लिए दूसरे हाथ से किसी पेड़ की टहनी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने लपक कर उस लड़की का हाथ थामा और अपनी ओर खींच लिया था। लड़की की काली बड़ी आंखों ने
उसकी ओर कृतज्ञता से देखा और पल भर बाद वो खुद को संभालती हुई उससे थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। एक पल के लिए तो दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे, लेकिन दूसरे ही पल वो लड़की झुककर अपनी टूटी हुई सैंडल को ठीक करने में लग गई। थोड़ी देर तक तो वो वहीं खड़ा उस लड़की को आपलक देखता रहा, परंतु अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि अकारण ही खड़े रहकर किसी को यूं ही चुपचाप देखते रहना बेवकूफ़ी है। इसलिए खुद के खड़े रहने का कोई औचित्य ना समझकर वो वहाँ से जाने के लिए अपने कदम दूसरी दिशा में आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी लड़की ने अपनी गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अगर आज आप वक्त पर मौजूद नहीं होते तो मालूम नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मेरी हड्डी पसली तो एक ही हो जानी थी। इतना कहते हुए उसके होंठ मुस्कुरा उठे। लेकिन आपको ये जोखिम उठाने की ज़रूरत क्या थी? ये जगह तो किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ इतनी फिसलन जो है। मैं उस खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहती थी। लड़की ने अपनी उंगलियों के इशारे से पहाड़ी के नीचे के उस खूबसूरत नज़ारे की ओर इशारा किया। तो आप फोटोग्राफर हैं? नहीं, मेडिकल फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। तस्वीरें खींचना मेरा शौक़ है। आपका नाम? मुझे जानने वाले और मेरी सहेलियाँ मुझे प्यार से नीरू बुलाती हैं। वैसे मेरा नाम निहारिका है। छुट्टियों में मैं अपने घर मनाली जा रही हूँ और मुझे मेरे करीबी दोस्त अभी बुलाते हैं। वैसे मेरा नाम अविनाश है। मैं छुट्टियों में यहाँ घूमने आया हूँ। कितने दिन का प्रोग्राम है? 2-4 दिन का है। इतने कम समय में आप भला क्या ही घूम पाएंगे? यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए तो 1 हफ्ते का समय भी कम है। ये तो मैं अभी यहाँ इस वक्त खड़ा देख ही रहा हूँ। क्या? उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। खूबसूरती? मेरा मतलब है ये नज़ारे। सच में कितने खूबसूरत, कितने हसीन हैं, है ना? निहारिका की आंखें कुछ पल के लिए झुकी और हौले से उठकर अविनाश के चेहरे पर टिक गई। आप बातें काफ़ी अच्छी बना लेते हैं। लेखक हैं? निहारिका ने जिज्ञासा भरी नज़रों से देखा। नहीं, अभी अभी MBA की पढ़ाई पूरी की है। दिल्ली में मेरे पापा का बिजनेस है, उसे ही संभालना है। वैसे मैं यहाँ हफ्ते भर रुकने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आप मेरी गाइड बनेंगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। वैसे आप मनाली में कहाँ ठहरने वाले हैं? होटल ली ग्रीन मॉल रोड। ओह वाओ, फिर तो आप मेरे घर के बिल्कुल ही नज़दीक हैं। मेरा घर वहाँ से कुछ ही दूरी पर है। मनाली में साथ बिताया गया पल निहारिका और अविनाश के जीवन में प्रेम का शिलान्यास साबित हुआ, जिस पर दाम्पत्य जीवन की इमारत खड़ी हुई। लेकिन दुर्भाग्य, ये इमारत महज कुछ ही सालों में ढह गई। बाबूजी, खाना लगा दूं? घर के नौकर ने उसके कमरे के दरवाजे पर आकर जब आवाज़ लगाई तो वो वर्तमान में लौट आया। घड़ी की ओर नज़र दौड़ाई। रात के 9 बज रहे थे। नहीं, अभी नहीं, अभी भूख नहीं है। रोहन आ गया क्या? सवाल पूछते हुए उसने अपनी गर्दन दरवाजे की ओर घुमाई। नहीं, नौकर ने दरवाजे से ही उत्तर दिया, जबकि मालूम है कि साहब बाहर से ही खाना खाकर देर रात तक लौटते हैं। फिर भी आदत से मजबूर हैं। एक ही सवाल हर रोज़ पूछते हैं। नौकर मन ही मन भनभनाता हुआ वहाँ से चला जाता है। खाना समय पर खा लेते तो किचन के काम से मेरी भी छुट्टी हो जाती। आज तक तो बाप बेटे को कभी डाइनिंग टेबल पर साथ बैठे देखा नहीं। फिर भी बेटे का इंतज़ार खाने के समय रोज़ ही करते हैं। किचन के दूसरे कामों को निपटाते हुए ननकू बड़बड़ाता जा रहा था। अविनाश के कान फिर टीवी पर पहुंच गए। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी स्थानों में बिना किसी बुनियादी सुविधा के स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा। काफ़ी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है। बिना किसी मोरल सपोर्ट के ये संभव नहीं। निहारिका जी,
हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपको प्रेरित किया, आपके हौसले को बढ़ाया। मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगी मेरे दोस्त स्वर्गीय डॉक्टर आनंद का, जिन्होंने उस समय मेरा साथ दिया था जब मेरे अपनों ने। क्या डॉक्टर आनंद मर चुका है? डॉक्टर आनंद का नाम सुनते ही अचानक अविनाश का चेहरा मुरझा गया। उसकी आंखों में एक अजीब तरह का भाव उतर आया। कुर्सी पर ही आंखें मूंधे काफ़ी देर तक जाने क्या क्या सोचता रहा वो। वहाँ बैठे बैठे जब थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी तो वो उठकर अपने कबर्ड में से छिपा कर रखी हुई शराब की बोतल को निकाल लाया। ढक्कन खोल लिए। शराब उसके होठों को छू भी नहीं पाई थी कि घर के नौकर ननकू की तेज नज़र उस तक पहुंच गई। ननकू किसी बाज की तरह उसके हाथों से बोतल को झपट कर छीन लेता है। बस एक घूंट ननकू, वो नौकर के आगे मिन्नतें करने लगता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक घूंट भी नहीं। मुझे तनख्वाह आपकी देखभाल के लिए मिलती है। ननकू अपने काम में धोखाधड़ी जरा भी नहीं करता। चाहे तो आप मुझे इसके लिए नौकरी से निकाल दो। फिर थोड़ी देर बाद नरम अंदाज में समझाते हुए ननकू कहता है, आखिर क्यों बाबूजी, आप अपनी ही जान के दुश्मन बने हुए हो। डॉक्टर ने आपको कितनी बार समझाया, फिर भी आप नहीं समझते। आपने अपनी दवा भी अभी तक नहीं खाई है। ननकू पास ही टेबल पर पड़ी दवाओं के ढेर को कुछ देर तक ध्यान लगाकर देखने के बाद अपने सिर को खुजलाते हुए उन दवाओं में से एक को उठाकर उलट पलट कर देखता है। फिर कुछ सोचते हुए एक गोली निकालकर अविनाश को पकड़ा देता है। अविनाश की हालत रिटायरमेंट के करीब पहुंचे सरकारी दफ्तर के उस बाबू की तरह हो गई थी, जिसकी सुनता तो कोई भी नहीं, सुनाता हर कोई था। जब जिसका दिल करता उसे उपदेश सुना जाता। एक वो जमाना भी था जिसे उसने इसी जिंदगी में देखा था, जब यही लोग उसके आगे पीछे घूमा करते थे। किसी की हिम्मत उसके सामने मुंह खोलने तक की भी नहीं होती थी। उसके आगे खड़े रहने की कोई हिम्मत तक नहीं जुटा पाता था। सब वक्त का खेल है। कितनी ही कंपनियों का वो मालिक था। रुपए पैसों की तो बरसात होती थी। दौलत की ताकत उसके सिर चढ़कर बोलती थी। इसी दौलत की ताकत पर ही तो वो तलाक के बाद अपनी पत्नी से बेटे की कस्टडी छीन लेने में कामयाब हुआ था। उसने अपनी पत्नी के चरित्र पर कीचड़ ही नहीं उछाली थी, बल्कि उसे एक लापरवाह माँ साबित करने में भी कामयाब हो गया था। वो निहारिका ने सच्चे दिल से अविनाश को प्यार किया था, तभी तो वो पति के साथ अपने रिश्तों को 4 सालों तक बचाने की कोशिश करती रही, जबकि अविनाश ने सिर्फ अपने अहंकार को तवज्जो दी। वो निहारिका से एक ऐसी नितांत समर्पित प्रेयसी की अपेक्षा करता रहा जो सिर्फ उसके पौरुष की अहम की तुष्टि करे, लेकिन निहारिका बजाय उसके पौरुष के अहम की तुष्टि करने के उसके हर सही गलत पर उससे बहस करती, जबकि अविनाश की ये कोशिश होती कि नीरू उसके हर आदेश का सिर्फ सिर झुकाकर पालन करे, उसके सभी सही गलत फैसलों का समर्थन करे, बजाय अपने विचारों को उसके सामने रखने के। अविनाश को सिर्फ निहारिका की खूबसूरती से प्यार था। उसने उससे शादी भी की तो बस उसकी खूबसूरती से वशीभूत होकर। अविनाश निहारिका के रूप में ऐसी खूबसूरत गुड़िया को चाहता था जो उसके ड्राइंग रूम में पड़े शोकेस की शोभा अन्य कीमती वस्तुओं की तरह बढ़ा सके, जबकि निहारिका एक पढ़ी लिखी, अपनी इज्जत के प्रति जागरूक, आधुनिक सोच की थी। निहारिका अपने प्रति होने वाले अन्याय का जमकर प्रतिकार करती। वो अविनाश के वर्चस्व को हर मोड़ पर चुनौती देती, जिसके कारण उन दोनों के बीच टकराव उत्पन्न होने लगे। आए दिन उनके बीच झगड़े और क्लेश होते रहते। अविनाश को अब धीरे धीरे निहारिका की डॉक्टरी के पेशे से भी चिढ़ होने लगी थी, परंतु उससे भी कहीं ज़्यादा उसे निहारिका का डॉक्टर आनंद के साथ मिलना जुलना, उसके साथ उसका हंसना बोलना, उठना बैठना उसे कतई पसंद नहीं था।
वो उस पर तरह तरह से पाबंदियां लगाने की कोशिश करता रहता। तुम अस्पताल से जल्दी आ जाया करो। देखो, रोहन अब बड़ा हो रहा है, उसे माँ की कमी महसूस होती है। क्या उसे पिता की कमी महसूस नहीं होती? तुम भी बिजनेस के सिलसिले में महीनों बाहर मत रहा करो। घर बैठकर बिजनेस नहीं संभाला जाता। इतना बड़ा अंपायर, इतनी बड़ी संपत्ति, सब कुछ ऐसे ही नहीं हासिल हो गए। तुम्हें बिजनेस के बारे में जानकारी ही क्या है? तुम अपने इस 2 कौड़ी के डॉक्टरी के पैसे को छोड़ क्यों नहीं देती? तुम्हारी कमाई से घर के खर्चे तो छोड़ो, घर के नौकरों के वेतन भी पूरे नहीं हो सकते। आखिर किस चीज़ की कमी होने दी है मैंने तुम्हें? रुपए, पैसे, नौकर चाकर, गाड़ी, बंगले, गहने, कपड़े, सुख सुविधा की सारी चीज़ें, सब कुछ तो दिया है मैंने। फिर भी ये अस्पताल का नाटक किस लिए? खुद को देखो, मरीजों के बीच रहकर खुद भी एक मरीज जैसी दिखने लगी हो। बौखलाहट और गुस्से में अविनाश सिर्फ अपनी कहे जा रहा था। पति की बातें निहारिका के मन को ही नहीं, उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा रही थी। लेकिन अपने पौरुष, अहंकार और दौलत के नशे में डूबा अविनाश निहारिका के मानसिक पीड़ा को समझ पाने में पूरी तरह नाकाम था। अविनाश की बातों से आहत निहारिका को जब अस्पताल से नर्स का फोन आता है तो वो कुछ ही क्षण पहले प्राप्त हुए इस पीड़ा को, अविनाश की बातों से छलनी हुए मन को, उन तमाम कुठाराघातों को जो कि उसके आत्मविश्वास को छत बिछत करने के लिए किए गए थे, को दरकिनार कर अस्पताल के लिए निकल पड़ती है। अभी कुछ घंटे पहले ही तो वहाँ से आई हो, अविनाश ने तिरछी निगाहें करते हुए कहा। इमरजेंसी है, एक डॉक्टर का कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारियां किसी बिजनेसमैन की समझ के बाहर की बात है। निहारिका ने भी ठीक अविनाश के अंदाज में ही कटाक्ष करते हुए उसे आईना दिखा दिया। मुझे सब पता है तुम्हारे और डॉक्टर आनंद के बीच क्या चल रहा है। इमरजेंसी का बहाना लेकर तुम उससे मिलने जा रही हो। अविनाश की हालत अभी बिल्कुल किसी खिसियानी बिल्ली की तरह हो गई थी। अविनाश को गुस्से में बड़बड़ाता छोड़ निहारिका अस्पताल के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसके लिए अभी इन सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी उसका पेशेंट था। आज अस्पताल में उसे एक इमरजेंसी सर्जरी करनी थी, लेकिन वो अपना ध्यान ठीक से लगा नहीं पा रही थी। किसी तरह उसने सर्जरी किया और ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर अपने हाथ धोए, चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। थकान से उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था। अपने कैबिन में आकर कॉफ़ी मंगवाई ही थी कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। मेम साहब, रोहन बाबा चुप ही नहीं हो रहे हैं। मम्मा मम्मा पुकार कर लगातार रोए जा रहे हैं। लगता है उन्हें बुखार भी है। घर की नौकरानी ने एक सांस में ही कह दिया तो निहारिका अपनी कॉफ़ी वहीं टेबल पर छोड़कर घर की ओर भागी। घर पहुंचकर निहारिका सीधे रोहन के कमरे में गई, लेकिन वो शांति से अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। उसने उसके माथे को छू कर देखा। उसका माथा ठंडा था, बुखार नहीं था उसे। फिर प्यार से उसके माथे को चूमकर उसके कमरे से चुपचाप बाहर निकल आई। रोहन के कमरे से बाहर आकर निहारिका नौकरानी को आवाज़ लगाती है। रोहन तो सोया हुआ है, क्या हुआ था उसे? नौकरानी नजरें नीची किए चुपचाप खड़ी रही। मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ था रोहन को? वो साहब ने ही मुझे फ़ोन करने को कहा था। ठीक है, तुम जाओ। नौकरानी वहाँ से चली जाती है। अविनाश, अविनाश, गुस्से से चिल्लाती हुई निहारिका अपने कमरे में आती है। तुम इस हद तक नीचता पर उतर आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम मेरी समझ के परे हो गए हो। मेरी बर्दाश्त की सीमा अब ख़त्म हो रही है अविनाश। पहले तुम ड्राइवर से जासूसी करवाते रहे, अब बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम इतना नीचे गिर जाओगे, आई कांट बिलीव इट। उस दिन निहारिका के सब्र का बांध सचमुच टूट चुका था। अब मन ही मन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था, पूरी तरह से खोखले हो चुके इस रिश्ते को वो ख़त्म कर देगी। उसने तलाक का नोटिस अविनाश को भेज दिया। अविनाश भी कहाँ शांत बैठने वाला था।
निहारिका द्वारा भेजे गए तलाक के नोटिस से अपने पौरुष के अहंकार पर लगे चोट का बदला उसने उसके चरित्र पर कीचड़ उछालकर उसे बदनाम करके ले ली। फिर भी उसका मन न भरा तो उसने उस पर एक लापरवाह माँ होने का ठप्पा लगा दिया और बच्चे की कस्टडी भी उससे छीन ली। बुरे से बुरे सपने में भी निहारिका ने इस दिन की कल्पना नहीं की होगी। उसके बच्चे की कस्टडी तक उससे छीन ली गई थी। हालांकि अपने चरित्र पर उछाले गए कीचड़ की उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि किसी स्त्री के मनोबल को तोड़ देने की, अपनी ही नज़रों में नीचे गिरा देने की, खुद को अपराधी समझने के लिए बाध्य कर प्रायश्चित की आग में जलते रहने के लिए छोड़ देने की, समाज के इस पुराने फार्मूले को वो बखूबी समझती थी। वो सब कुछ छोड़ हमेशा के लिए अमेरिका चली जाना चाहती थी, तो सिर्फ इस वजह से ताकि वो अपने दिल पर लगे जख्मों को मिटा सके, अपनी ज़िंदगी की नई तरीके से नई जगह पर शुरुआत कर सके। तलाक के कुछ महीने बाद से ही वो अपने अमेरिका जाने के प्लानिंग में जुट गई थी। कहाँ, कैसे, क्या करना है, सब कुछ तय कर लिया था। वक्त आने पर वो वीज़ा प्राप्त करने में भी सफल हो गई। अब अमेरिका जाने के लिए प्लेन की टिकट उसके हाथ में थी, लेकिन निहारिका से बच्चे की कस्टडी छीन कर भी अविनाश को चैन नहीं मिला था। अपने खरीदे हुए आदमियों के द्वारा उसकी हर बात की जानकारी प्राप्त कर लेता था। निहारिका की अमेरिका जाने वाली बात उसे मालूम हो गई थी। उसने उसके टिकट की डिटेल भी किसी तरह हासिल कर ली थी। अगले दिन ये खबर आई कि अमेरिका जा रहा वो प्लेन रास्ते में ही कहीं क्रैश हो गया और उसमें सवार सभी यात्री मारे गए। निहारिका की मौत की खबर पाकर अविनाश को भी काफ़ी सदमा लगा। धीरे धीरे उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। प्रायश्चित की आग में वो अब जलने लगा था। नतीजा ये हुआ कि अब उसका मन अपने बिजनेस के काम में नहीं लगता था। धीरे धीरे कुछ कंपनियों को उसे बंद तक करना पड़ा। दौलत का नशा जिस रफ्तार से चढ़ा था उसी रफ्तार से उतरने भी लगा। अमेरिका जाने के एक दिन पहले डॉक्टर आनंद निहारिका से मिलने आया था। तो निहारिका, आखिर तुमने हार मान ही ली, तभी तो तुम यहाँ से भाग जाना चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो और क्या है? ऐसा करके तुम उन लोगों की बातों को सच कर देना चाहती हो जिन लोगों ने तुम पर घिनौने आरोप लगाए हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ अपने अतीत से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। जब तक यहाँ रहूँगी दुखी होती रहूँगी। मेरा अतीत मुझे कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। मुझे सिर्फ शांति चाहिए। तुम समझती हो भागने से तुम्हें शांति मिलेगी? ये तुम्हारा भ्रम है। शांति भागने से नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्य को सुंदर बनाकर मिलेगी। जगह बदलने से भाग्य नहीं बदलता। मेरे पास तुम्हारे लिए प्रपोजल है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी जैसी काबिल, योग्य, मेहनती डॉक्टर यहाँ से पलायन करे। तुम अपनी सेवा उन लोगों को दो जिन्हें सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बना रहा। आगे तुम्हारा जो भी फैसला है मुझे मंजूर होगा। डॉक्टर आनंद भी संजोग से हिमाचल प्रदेश का ही रहने वाला था। उस दिन डॉक्टर आनंद की बातों ने उसके अमेरिका जाने के फैसले को ही नहीं बदला, बल्कि उसके जीवन के उद्देश्य को बदलकर एक नई निहारिका को जन्म दिया था। निहारिका अपना दुख दर्द भूलकर हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव में लोगों तक जाकर स्वास्थ्य सेवाएं देने लगी। साथ ही लोगों के घरों में जा जाकर महिलाओं को उनके अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करती। वो ऐसी जगहों पर पहुंचती जहां कोई डॉक्टर तो क्या, आम इंसान भी उन कठिन रास्तों को पार करने में कदम पीछे कर लेता। ऐसी जगहों पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना उसके लिए आसान काम नहीं था। डॉक्टर आनंद एक सच्चे दोस्त की तरह काफ़ी सालों तक निहारिका का साथ निभाता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब हिमाचल प्रदेश में प्रकृति के प्रकोप ने कहर बरपाया। वहाँ के जख्मी लोगों को जीवन दान देते हुए डॉक्टर आनंद ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन डॉक्टर निहारिका ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी।
अपने डॉक्टरी के पेशे को त्याग और सेवा का पर्याय बनाकर जीवन की मुश्किल राहों को पार करती रही। अविनाश बहुत देर तक टीवी स्क्रीन के पास बैठा निहारिका के द्वारा बताई जा रही उसके जीवन से जुड़ी सभी बातों को ध्यान से सुन रहा था। साथ ही अपने अतीत के पन्नों को भी पलटता रहा। उसके वश में होता तो वो उन पन्नों को ही अतीत की किताब से फाड़ देता, उन अक्षरों को मिटा देता जिसकी लेखनी की काली स्याह के धब्बों ने उसके हाथों को ही नहीं, उसके जीवन के अतीत को भी बदरंग बना दिया था। लेकिन जीवन की किताब ही ऐसी होती है जिनके अनचाहे पन्नों को ना तो फाड़ा जा सकता है और ना ही उस लेखनी को मिटाया जा सकता है। अविनाश दर्द में डूबता जा रहा था। उसे अपने हर कहे हर किए पर अफसोस हो रहा था। अचानक उसे लगा कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। वो सांस लेना चाह रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे सांसें खींचने में उसे काफ़ी दिक्कत हो रही है। सीने में भी जकड़न महसूस होने लगी। उसे अपनी कुर्सी से उठकर 2 कदम आगे की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन उसे अपने पैरों में सुन्नपन सा महसूस हुआ। बामुश्किल कुछ 2 कदम ही चल पाया होगा कि चक्कर खाकर गिर पड़ा। ननकू, मुंह से बस इतनी ही आवाज़ निकली और आंखों के आगे अंधेरा छा गया उसके। अचानक सब शांत हो गया। मिस्टर अविनाश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? उसके कानों में बहुत दूर से ये आवाज़ आती सुनाई दे रही थी। देखिए, आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करें। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है और ख़ुद को किसी ऑपरेशन थिएटर में पाता है। उसकी आंखों के सामने डॉक्टर निहारिका के साथ कुछ अन्य डॉक्टर भी खड़े थे। अविनाश, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप हमें देख पा रहे हैं? हमें सुन पा रहे हैं? उसने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। गुड, आपका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। हमने तो हार मान ली थी। सच में आप बहुत किस्मत वाले हैं। संयोग से डॉक्टर निहारिका जैसी काबिल डॉक्टर हमारे शहर में एक सेमिनार अटेंड करने आई हुई थी। डॉक्टर बत्रा के पास इनका नंबर था। उन्होंने इनसे संपर्क साधा और आपकी डिटेल भेजी। आपकी केस हिस्ट्री देखते ही बिना देरी किए ये फ़ौरन यहाँ पहुँच गई। इन्हीं की देख रेख में आपका इतना जटिल ऑपरेशन कामयाब हुआ। आपकी जान बच गई, वरना आपकी जान बचाना हम सबके वश की बात नहीं थी। आपको कुछ देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अविनाश एकटक निहारिका की ओर देखे जा रहा था। उसकी आंखों से लगातार बहती आंसुओं की धारा ने निहारिका की आंखों को भी नम कर दिया था, जिसे निहारिका ने वहां मौजूद दूसरे डॉक्टरों से नज़रें बचाते हुए धीरे से पूछ लिया था। अविनाश को ऑब्जर्वेशन रूम में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसे पानी और ग्लूकोज चढ़ाए जा रहे थे। सिस्टर, ये मेडिसिन आप तुरंत मंगवा लीजिए। निहारिका अविनाश की वर्तमान स्थिति को देखने के लिए वहीं खड़ी रह जाती है। तभी अविनाश निहारिका की हथेलियों को धीरे से अपने हाथों में थामते हुए किसी बच्चे की भांति फपक फपक कर रो पड़ता है। निहारिका ने अब तक जिन आंसुओं को नियंत्रित कर रखा था, भावनाओं के वेग को वो भी अब और ज़्यादा सहन न कर सकी। उसकी आंखों से भी आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। क्षमा हृदय का सबसे महान गुण होता है, और फिर ये क्षमा ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रायश्चित की आग में जल रहा हो। डॉक्टर निहारिका जैसी विशाल हृदय की स्वामिनी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। दूर कहीं पहाड़ों की गोद में सूरज पूरे दिन की तपिश के बाद किसी थके हुए मुसाफिर की तरह सुस्ता रहा था। पहाड़ों की गगनचुंबी ऊंचाइयों ने सूरज को बौना कर दिया था। चहचहाती पंछियों का झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहा था। सांझ सिर्फ लंबी अंधेरी रातों के आने का सूचक नहीं होता, बल्कि दिन और रात के मिलन की खूबसूरत बेला भी होता है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।